होता है ब्रोंकिक्टेसिस। मैंने आपको बताया ब्रोंकिक्टेसिस में लंग का किसी एक हिस्से में जो हमारी सांस की नलियां हैं वो डायलेट यानी फैल जाती हैं, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन तक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में और आप कितनी भी दवा दे दो, चूंकि वहाँ पे एक मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है, लंग पूरी तरह से फैल करके अपनी पोजीशन में नहीं आ रहा होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लंग बहुत बुरी तरह डैमेज होता है और वो हर तरफ अंदर से चिपका होता है और उनमें हमें अनफॉर्चुनेटली दूरबीन की सर्जरी की जगह सर्जरी करनी पड़ती है। आइए बात करते हैं पोस्ट ट्यूबिकुलर सीक्वेली के इलाज के बारे में। तो देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन को हमें थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है ब्रोंकिक्टेसिस। मैंने आपको बताया ब्रोंकिक्टेसिस में लंग का किसी एक हिस्से में जो हमारी सांस की नलियां हैं वो डायलेट यानी फैल जाती हैं, उसमें बलगम जमा होता है, स्पूटम जमा होता है और वो जमा जहां भी कोई चीज़ रहती है वो इन्फेक्ट होती है और वो इन्फेक्शन के कारण जो है मरीज को रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, यहाँ तक हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है और खांसी में खून भी आ सकता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स का। तो अगर कोई इसी मरीज को ब्रोंकिक्टेसिस डिटेक्ट होता है पोस्ट टीबी यानी टीबी के बाद, तो फिर हम लोग उसको ट्रीट कैसे करते हैं। आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स को पहले दवाओं से ही ट्रीट किया जाता है, यानी अगर लिमिटेड डिजीज है और बहुत बार इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, यानी साल में एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम लोग दवाओं के माध्यम से ट्रीट करते हैं। मरीज को एक्सरसाइज बताते हैं, उनको क्लियरेंस के तरीके बताए जाते हैं कि बलगम को कैसे क्लियर किया जाए। और अगर मरीज अपनी नॉर्मल जिंदगी इस पे गुजार रहा है और रिपीटेड स्कैन्स या फॉलोअप पे हमें ये दिखता है कि ब्रोंकिक्टेसिस नहीं बढ़ रहा, तो उनको कभी कभी दवाओं से इलाज कंटिन्यू करते हैं। बट आमतौर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ब्रोंकिक्टेसिस में मैंने आपको बताया कि बलगम जो है वो जमता है, एक जगह इकट्ठा होता है और सांस की नलियां हमारी एक कॉन्टिन्यूअस पैसेज है, यानी हमारी सांस की नली ट्रेकिया यानी विंड पाइप से शुरू होती है, फिर वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होती है और फिर वो फर्दर डिवाइड होकर लंग्स में जारी होती है। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर बलगम कहीं पे जम रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब वो ज्यादा हो तो वो स्पिल करके लंग के दूसरे हिस्से को अफेक्ट करना शुरू कर दे। तो जो डिजीज आज की तारीख में एक हिस्से में सीमित है, कल को वो जो है दूसरे हिस्से में भी जा सकती है। तो इसीलिए इन सारे पैरामीटर्स को भी देखना पड़ता है जब हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर रहे होते हैं। तो अगर पेशेंट्स को डिस्पाइट मेडिकेशन बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन तक की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी के माध्यम से हम क्योर ऑफर कर सकते हैं। अगर डिजीज सीमित है लंग के किसी एक हिस्से में, यानी लंग का एक छोटा हिस्सा यानी सेगमेंट, तो उसमें हम सेगमेंटेक्टमी कर सकते हैं। अगर लंग का किसी थोड़ा बड़ा हिस्सा जिसको हम लोब कहते हैं, मैंने बताया राइट साइड के 3 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 होते हैं, अगर कोई एक लोब इन्वॉल्व है तो उस लोब को लोबेक्टमी के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से निकाला जा सकता है। और अगर बाई चांस कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, और ऐसा लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन होता है, जहां पे उनका एक लंग ही पूरा खराब हो चुका होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि देखिए, जब एक लंग पूरी तरह से खराब हो गया है तो वो एक सोर्स ऑफ परमानेंट इन्फेक्शन रहता है, जहां पर वो स्पिल करके ऑपोजिट साइड को भी खराब कर सकता है और ऐसे केसेस में भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन पेशेंट्स को प्रॉपरली एक सर्जन का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि डिजीज अगर सीमित है तो संभवतः कम से कम निकाल करके लॉन्ग टर्म गुड आउटकम्स को अचीव किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली उन पेशेंट्स में जब वो लेट आते हैं और डिजीज जो है मल्टीपल एरियाज में फैल चुकी थी, पर्टिकुलरली अगर वो दोनों साइड फैल चुकी है, तो फिर सर्जरी का रोल बहुत कम हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स को फिर हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये इससे बियॉन्ड ना जाए, बिकॉज अगर इससे बियॉन्ड जाती है तो फिर हमारे पास सिवाय लंग ट्रांसप्लांट के और कोई ऑप्शन नहीं बच पाएगा। तो ये तो होता है ब्रोंकिक्टेसिस का ट्रीटमेंट। अब आते हैं, हम बात करते हैं कैविटीज और एस्परजिलोमा की। देखिए, कैविटी जहां भी है वहां पे एस्परजिलोमा का डेवलपमेंट होता है, मरीज को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होना, और मोर इंपॉर्टेंट साइन ऐसे पेशेंट्स जो हैं हमारे पास खांसी में खून लेकर के आते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको खांसी में खून आ रहा है और सीटी स्कैन के इवैल्यूएशन पे ये पता चलता है कि उसका एस्परजिलोमा या कैविटी जो है लंग के किसी एक हिस्से में सीमित है, तो इसमें सर्जरी से बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप उस सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को निकाल देते हैं जहां से ये ब्लीडिंग हो रही है और मरीज जो है वंस एंड फॉर ऑल क्योर हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने की जरूरत है। एक मेथड होता है ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जहां पे एंजियोग्राफी के माध्यम से खून की नसों को ब्लॉक करके टेम्पररी कंट्रोल अचीव किया जा सकता है ब्लीडिंग का, बट ये यूजुअली टेम्पररी कंट्रोल होता है और अगर डिजीज लोकलाइज्ड है तो सर्जरी जो है एक ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है, बिकॉज उससे पूरी तरह से हम उस डिजीज को निकाल देते हैं और मरीज वंस एंड फॉर ऑल क्योर हो जाता है।
तो ये होता है पोस्ट ट्यूबिकुलर सीक्वेले के कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस का ट्रीटमेंट, जैसे ब्रोंकिक्टिसिस एंड एस्परजिलोमा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो एम्पाइमा होता है। एम्पाइमा क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको बताया, ट्यूबिक के कारण प्लूरा में अगर इन्फेक्शन होता है तो वहां पानी जमा होता है, वो पानी धीरे धीरे पस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो पस जो है जम करके लंग के ऊपर एक बहुत मोटी सी परत जमा देती है, जिसके कारण लंग अपनी पूरी तरह पोजीशन में नहीं एक्सपैंड कर पा रहे होते हैं। उसके वजह से कैविटी यानी छाती के अंदर जो जगह है वो बची रहती है, और आप कितनी भी दवा दे दो, चूंकि वहां पे एक मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है, लंग पूरी तरह से फैल करके अपनी पोजीशन में नहीं आ रहा होता है, और ऐसे केसेस में वो जो लंग के ऊपर परत जम गई है उसको सर्जरी के माध्यम से निकालना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लोग डीकॉर्टिकेशन सर्जरी कहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को भी एक सर्जन का इवैल्यूएशन बहुत बहुत हेल्प कर सकता है। किसी भी पेशेंट जिसको पोस्ट ट्यूबिकुलर सीक्वेली है, यानी ब्रोंकिक्टिसिस है, या कैविटी बन गई है, या एस्परजिलोमा है, या उनको क्रॉनिक एम्पाइमा है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकती है। इनफैक्ट वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। लेकिन आज की तारीख में मरीजों के अंदर बड़ा डर रहता है। जाहिर सी बात है, किसी को भी अगर आप बताएं कि आपकी छाती की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो वो थोड़ा घबरा जरूर जाएगा और डर जाएगा, और आमतौर पर यह धारणा रहती है कि छाती की सर्जरी के बाद आगे की ज़िंदगी नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में थोरेसिक सर्जरी यानी चेस्ट की जो सर्जरी होती है वो बहुत एडवांस हो गई है, और मैक्सिमम केसेस में आज की तारीख में, जैसे मैं अगर इम्पाइमा की बात करूं तो इम्पाइमा लगभग 95% केसेस में हमारे यहाँ वैट सर्जरी के माध्यम से हो जाता है, यानी वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी, जहां पे 3 छोटे छोटे कट लगते हैं 2-2 सेंटीमीटर के, और बिना छाती के बड़े चीरे के, बिना रिब्स को स्प्रेड किए ये पूरी की पूरी सर्जरी फीजिबल हो जाती है लगभग 95% केसेस में, और इनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मरीज अपनी दिनचर्या की जिंदगी में बहुत तेजी से वापस चला जाता है। इसी तरह अगर लंग्स में इश्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रोंकिक्टिसिस है किसी एक लंग के हिस्से का, या लंग के किसी एक हिस्से में कैविटी है, या लंग के किसी एक हिस्से में एस्परजिलोमा डेवलप हो गया है जो कि सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, पेशेंट्स को रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, खांसी में खून आ रहा है, तो ऐसे केसेस में लंग के उस हिस्से को हम लोग बड़े आसानी से दूरबीन के माध्यम से निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी कहते हैं। तो आज की तारीख में लगभग 50 से 60-70% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका दूरबीन का ऑपरेशन फीजिबल हो पाता है और बड़े कट्स नहीं लगते हैं, और तब भी सर्जरी जो है बड़े आराम से हो जाती है और अपनी नॉर्मल दिनचर्या की जिंदगी में बहुत जल्दी चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लंग बहुत बुरी तरह डैमेज होता है और वो हर तरफ अंदर से चिपका होता है, और उनमें हमें अनफॉर्चुनेटली दूरबीन की सर्जरी की जगह ओपन की सर्जरी करनी पड़ती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं तो हम पेशेंट को पहले इवैल्यूएट करते हैं, और उनको इस हद तक इवैल्यूएट करते हैं कि हमें ये पता होता है कि अगर हमारी दूरबीन की सर्जरी फीजिबल नहीं हो पाई और इवन हमें ओपन सर्जरी करना पड़ा, तब भी मरीज जो है अपनी नॉर्मल दिनचर्या की जिंदगी में बड़े आराम से जा सकता है। तो प्लीज इस डर में ना रहें कि सर्जरी के बाद की जिंदगी कैसी होगी, ये आपके समझ में नहीं आएगी। ये एक एक्सपीरियंस थोरेसिक सर्जन ही आपको बता सकता है। एंड देयरफॉर अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, या आपके किसी जानने वाले को कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जहां पे एस्परजिलोमा है, या लंग कैविटी है, या ब्रोंकिक्टिसिस है, या क्रॉनिक एम्पाइमा है, तो प्लीज एक अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन से कंसल्ट करें। वही आपको बता सकता है कि क्या सर्जरी आपके लिए बेस्ट चॉइस है या नहीं। इसको अपने बेसिस पे या कहा सुनी पे बिल्कुल भी ना छोड़ें। सर्जरी के आउटकम्स के बारे में भी जानना जरूरी है, यानी मरीज ये पूछता है कि साहब हमने सर्जरी तो करा ली, क्या हमें दोबारा ये प्रॉब्लम होगी? तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का इसका आंसर जानना बहुत जरूरी है कि देखिए, अगर ब्रोंकिक्टिसिस लोकलाइज्ड है, आपने वो निकाल दिया, तो दोबारा सिम्टम्स होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। उसी तरह खांसी में अगर खून आ रहा है, डिजीज लोकलाइज्ड है, आपने उस एरिया को निकाल दिया, तो खांसी में खून आना बंद हो जाता है। अगर लंग का कोई एक हिस्सा पूरी तरह से खराब हो चुका है, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का लेफ्ट लंग पूरी तरह खराब हो चुका है, तो वहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि हमारी जो सांस का जो प्रोसेस है उसमें ये होता है कि जो हार्ट ब्लड को पंप करता है दोनों लंग्स में, और जब हम सांस लेते हैं तो जो वो सांस जो है दोनों लंग्स में जारी होती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। अनफॉर्चुनेटली जिस एरिया में लंग खराब है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड का पूरा लंग खराब है, तो जब ब्लड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो राइट साइड में तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, बट लेफ्ट साइड चूंकि लंग ही खराब है तो वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा उस ब्लड में कम रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रह जाती है, और ये ब्लड वापस जाके हार्ट में मिक्स होता है, और इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को बार बार
जो है सांस फूलती है। तो इस पेशेंट में जैसे मैंने आपको बताया, अगर पूरा लंग का लेफ्ट जो हिस्सा खराब है उसको निकाल दें तो सारा का सारा ब्लड जो है वो हेल्दी लंग को जाएगा और मरीज एक्चुअली बेटर हो जाता है और उसकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो प्रॉपर्ली सिलेक्टेड केसेस में सही समय पे सर्जरी करने से आउटकम्स कैन बी वेरी वेरी गुड। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को टीबी के बाद कि ये सिम्टम्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया वो परसिस्ट कर रहे हैं, तो देखिए इसको इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर इवैल्यूएशन जिसमें सीटी स्कैन का बहुत मेजर रोल होता है वो कराइए। उसमें देखिए कि क्या आप पोस्ट ट्यूबिकुलर सीक्वेली से ग्रसित हैं, यानी आपको क्या ब्रोंकिटिसिस है या आपको एस्परजिलोमा है या आपको कैविटी है, कहीं लंग फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है या एम्पायमा तो नहीं है। और अगर ऐसी कोई भी बीमारी आपके अंदर पाई जाती हैं तो एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन बाय अ थोरैसिक चेस्ट सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए। याद रखिए कि सारे मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सबको सर्जरी की ज़रूरत होती है, बट जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है अगर हम सही समय पे सर्जरी कर दें तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, उनके आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बड़े आसानी से चले जाते हैं बिना इस फियर के कि उनको बार बार ये सिम्टम्स रहेगा। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लंग हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, बिकॉज इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलरली डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।